एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। हम लोग जो आजकल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। जूट टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, उसकी लोकेशन और वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन के पास उसकी लोकेशन क्यों कंसंट्रेटेड है, इन सारे रीजंस के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूट टेक्सटाइल के चैलेंजेस के बारे में कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूट इंडस्ट्री को किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना होता है, तो आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए, एक फैक्चुअल आंसर आपके पास होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है जूट टेक्सटाइल चैलेंजेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, अगर चैलेंजेस की बात मैं करूं तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री को दो सबसे मेन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसमें जो पहला चैलेंज है वो है इसकी डिमांड। ये एक ऐसा फाइबर है, जूट एक ऐसा फाइबर है जिसकी डिमांड काफ़ी कम रहती है, यानी कि लेस डिमांड। और जब डिमांड काफ़ी कम है तो इसका कल्टीवेशन भी फार्मर्स कम करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे इस चीज़ के नहीं मिलते। जब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका कल्टीवेशन कम करते जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर है कि हमारे यहाँ पर अगर प्रोडक्शन एरिया है, मिल्स अवेलेबल है, तो हम इससे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर कुछ करना चाहिए। हम उस बारे में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड में आखिर किया क्या है। जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है हमारा स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए, ऐसी बात तो नहीं है ना कि जूट केवल इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा इसका प्रोडक्शन कहीं और नहीं किया जाता है, या फिर इसके जो भी गुड्स बनते हैं उस पर इंडिया की मोनोपोली है और उसके अलावा इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना, बाकी देश भी हैं जहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जूट से बनने वाले गुड्स जो है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है एक काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। और इसके अलावा भी सिंथेटिक फाइबर, जूट के अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे भी इसका बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आपने देखी होंगी कि जूट की जो रस्सियाँ होती है, जूट की जो रस्सी होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, उसे हम ज़रा सा खींचे तो वो टूट जाती है। और जूट महंगा भी मिलता है। क्यों मिलता है? महंगा मिलता है, कम कल्टीवेट होता है इसलिए महंगा मिलता है, तो जूट महंगा भी मिलता है। तो वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ सिंथेटिक फाइबर्स को, नायलॉन है, ये सारे जो मटेरियल होते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं और इन्हें ईजिली परचेज किया जा सकता है, बहुत चीप रेट में हमें मिल भी जाते हैं। अगर एज अ कस्टमर कोई मुझसे पूछेगा कि एक तरफ आपको ऐसी चीज़ मिल रही है जो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है और महंगी भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ जो कि ड्यूरेबल चलने वाली भी है, मजबूत भी है और उसकी रेट भी कम है, तो आप ही बताइए कि एज अ कस्टमर हम कौन सी चीज़ को चूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा है सिंथेटिक फाइबर और जूट के बीच में। यही सेम चीज़ कॉटन के साथ भी थी और यही सेम चीज़ किसके साथ भी है? जूट के साथ भी है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा कहाँ से हमें जो है जूट ग्रोइंग कंट्रीज़ है, लाइक बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ये वो कंट्रीज़ हैं जो जूट का प्रोडक्शन करती हैं और इनसे जो है इंडिया को कम्पीट करना पड़ता है कि इंडिया इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और उस प्रोडक्शन से क्या रहता है, कंपटीशन क्रिएट होता है जिसे इंडिया को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंथेटिक फाइबर से होने वाला कंपटीशन। तो इसके लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, चलिए उस पर भी एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। अभी जूट इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस के तौर पर मैंने आपको बताया कि इसकी डिमांड काफ़ी कम है। डिमांड कम है तो कल्टीवेशन भी इसका ज़्यादा नहीं हो पाता है, दैट्स वाई फार्मर्स को भी जो है इसका पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अवेयर है और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव उठाए, जिसमें जो हमारा इनिशिएटिव है वो है
2005 की नेशनल जूट पॉलिसी। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव थे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, जो मार्केट में जूट की डिमांड है उसको बढ़ाया जाए, हम क्वालिटी को जितना हो सके उतना क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और इसके अलावा फार्मर्स को एक अच्छी प्राइस देना, जो फसल वो लोग उगा रहे हैं उस पर उन्हें एक अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये सारे ऑब्जेक्टिव तो बना लिए, खाली ऑब्जेक्टिव बनाने से कुछ नहीं होने वाला था, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को इनकी मंजिल तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काम किया। काम क्या किया? गवर्नमेंट ने जो पहले पैकेजिंग प्लास्टिक और बाकी चीज़ों से हुआ करती थी उसको साइडलाइन करके उन्होंने जूट को पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया। आप लोगों ने कभी अगर अनाज मंडी वगैरह देखी हो, कुछ ऐसे गोदाम देखे हो, तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पर जो अनाज है वो किन में पैक है, वो जूट की बोरियों में पैक है। ये चीज़ मैंडेटरी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की वजह से ही आगे जाकर जो जूट की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और हम लोग अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगे, और साथ ही साथ फार्मर्स को भी उनके कल्टीवेशन का एक अच्छा प्राइस मिलने लगा। अब हमारे लिए जो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि इंडिया को जो अपने जूट प्रोडक्ट्स हैं, अगर उन्हें एक मार्केट को कैप्चर करना है, इसकी डिमांड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ ली थी कि हम अपने रॉ मटेरियल से जितने ज़्यादा गुड्स बनाएंगे और जितने अच्छे गुड्स बनाएंगे उसका प्रॉफिट उतना ही हमें ज़्यादा होगा। हम जितना उस चीज़ को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे वो चीज़ उतनी ही हमारे लिए अच्छी होगी और उतना ही हम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ बताई गई है कि जूट के जो हम लोग गुड्स बना रहे हैं उनको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो मेन मार्केट है जूट का, कहाँ पर, यूएस, यूके, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो मेन मार्केट है जूट का, इसको हम लोग पूरी तरीके से कैप्चर कर सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रोडक्ट्स को, जो गुड्स है, उनको पूरे डाइवर्सिफाई करें। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, बस ज़रूरत है किस लिए कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक अच्छी सोच के साथ काम करें कि हम इससे और क्या चीज़ें बना सकते हैं ताकि इन मार्केट्स को हम कैप्चर कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट ये इंडस्ट्री जो है हमें दे सके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हों, नेशनल जूट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए हों। आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल जूट पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइस टू दी जूट फार्मर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया? गवर्नमेंट ने पैकेजिंग जो थी जूट की उसको पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों, वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को रिजॉल्व करने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।